Hey everybody, I'm Sneha Shwasta and I welcome you all on my channel Study Life. Today we are going to study about the Indian banking structure. Let's know about and dive into the Indian banking structure. Let's begin our session. So इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये जो होते हैं फर्स्ट टू पार्ट में बाइफोकेट होते हैं. पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द सेकंड वन इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर as those sector which are regulated by the governments, which are regulated by the Reserve Bank of India, and they have the strictly controlled by the Reserve Bank of India. And the unorganized sector are those sector which are not under the control of the Reserve Bank of India. These are the controlled by the money lenders. So let me explain this in Hindi. So the इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो दो पार्ट में बाइफोकेट हुआ है, मतलब दो पार्ट में विभाजित हुआ है. पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द सेकंड वन इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर वैसा सेक्टर हो गया जो कि जिसके अंदर आरबीआई का पूरा कंट्रोल हो और वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल की जाती है आरबीआई के द्वारा. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे सेक्टर हो गए जो कि आरबीआई के टोटली अंडर कंट्रोल में नहीं आते हैं और वो जो होते हैं मनी लेंडर्स ये सब जो होते हैं कंट्रोल करते, जो कि काफी ज्यादा लूट वगैरह ये लोग करते, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं आदमी लोगों से, जिनको वो लोग अपने बॉर्डवर से काफी ज्यादा वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. तो इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं. तो ये जो हो गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया. एंड स्टिल ये प्रिविलेज है इंडिया में. स्टिल ये जो होते हैं मनी लेंडर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक पंजाब हरियाणा टाइप एरिया में मोस्ट ऑफ दी ये होते हैं. और ये जो होता है ये किस एरिया में देखा जाता है, तो ये फार्मिंग के एरिया में हम लोग ज्यादा देखते हैं. फिर जो आज हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करेंगे. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं वो तीन पार्ट में बाइफोकेट होते हैं: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशन बैंक, जिसको DFIS भी कहते हैं. तो कमर्शियल बैंक वैसे बैंक हो गए जो कि एक्सेप्ट करते हैं लोन एंड लेंड करते हैं बोरोविंग्स. इसके जो होंगे मैंने यूट्यूब पे आई बटन में मैं दे दूंगी लिंक, आप इसको जाकर के कमर्शियल बैंक के बारे में मैंने पूरा डिटेल उस वीडियो में दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर के देख लीजिएगा. उसके फंक्शंस भी मैंने एकदम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किए हुए. कमर्शियल बैंक तब तक के लिए आप जान लीजिए जो नॉर्मल बैंक, जो कि एक बैंक में एक सिस्टम वर्क करता है लेंडिंग का और डिपॉजिट करने का, वो कमर्शियल बैंक के अंदर आते हैं. कोऑपरेटिव बैंक वैसे होते हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, जो कि कुछ लोग जो होते हैं वो एज अ गैदर होते हैं और वहां पे वो लोग जो होते हैं कुछ मनी को जो होते हैं खुद ही इकट्ठा करते हैं और फिर उसके ऊपर जो होता है पूरा वो लोग मनी को इकट्ठा करके एज अ डिपॉजिट, और वही लोग बैंक एज अ एक विलेज के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एज अ बैंक वर्क करते हैं. और जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वैसे बैंक्स हो गए जो कि वैसे बैंक हो गए जिनको स्मॉल जो होते हैं लोग जो फार्मिंग करते हैं, जो मतलब स्मॉल प्रोजेक्ट्स में होते हैं, लाइक MS माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस. तो ये जो होते हैं इनको जो रेगुलेट कर, इनको जो मतलब इन लोगों को फंडिंग नहीं मिल पाती है, तो फंडिंग के जितनी भी फंडिंग्स है, जितने भी स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए, जो कि डेवलपमेंट के लिए चाहिए, तो ये जो होते हैं डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये देखते हैं. तो आज हम लोग सिर्फ जो है कमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम लोग कोऑपरेटिव बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक के बारे में हम लोग पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे. तो पहले हम लोग कमर्शियल बैंक को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आगे करके हम लोग सबके बारे में कवर करेंगे अदर लेक्चर्स में. आज के लिए सिर्फ कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक के अंदर जो होते हैं वो फिर से अगेन दो पार्ट में बाइफोकेट होते हैं, एक स्केड्यूल बैंक और एक नॉन स्केड्यूल बैंक. स्केड्यूल बैंक वैसे बैंक्स होते हैं जो कि आरबीआई के रेगुलेशंस में आते हैं, आरबीआई के अंडर में आते हैं, और नॉन स्केड्यूल बैंक भी आरबीआई के अंडर आते हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो स्केड्यूल बैंक है वो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर एक शेड्यूल 2 है, उसके अंदर जो होते हैं जितने भी बैंक्स आते हैं जिसके पेड अप कैपिटल. अब पेड अप कैपिटल क्या होता है इसको मैं आपको नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए होगा इसके लिए एक वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो स्केड्यूल बैंक वैसे बैंक जो कि आरबीआई रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो होते हैं, 1934 एक्ट के अंदर सेकंड स्केड्यूल में जो होते हैं वो आते हैं, और इसके अंदर आरबीआई का पूरा कंट्रोल होता है। आरबीआई स्ट्रिक्टली इसको ओवरसी करती है और इसके ऊपर पूरी कंट्रोल अपनी रखती है, और प्लस इसको जो होती है काफी सारे स्केड्यूल बैंक को प्रिविलेज मिलती है आरबीआई के बिहाफ में। अगर मान लीजिए इनको लोन की जरूरत पड़ती है कभी स्केड्यूल बैंक को, तो आरबीआई जो होती है उसको प्रोवाइड करवाती है जी। और इनका जो होता है पेड अप कैपिटल होता है 5 लाख। ओके, जो और फिर हम लोग लेट मी सी 5 लाख ना, हाँ 5 लाख। सो देन उसके बाद जो होता है नॉन स्केड्यूल बैंक। नॉन स्केड्यूल बैंक जो कि आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1934 स्केड्यूल 2 के अंदर नहीं आती है। इसके अंदर ये वैसे बैंक होते हैं जो कि आरबीआई के तो ओवरसाइट में होते हैं, लेकिन आरबीआई उनको टोटली रेगुलेट नहीं करती है, स्ट्रिक्टली ओवरसी नहीं करती है, और प्लस इनको वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जैसे ये लोग लोन नहीं ले सकते हैं आरबीआई के, और भी काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते हैं जो कि बॉन्ड्स आरबीआई देती है, टी बिल्स नहीं खरीद सकते जो कि स्केड्यूल बैंक खरीद सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स को वो लोग नॉन स्केड्यूल बैंक एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो फिर उसके बाद स्केड्यूल बैंक जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में बाइफरकेट होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक एंड दूसरा जो होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वैसे बैंक्स जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और गवर्नमेंट जो मतलब गवर्नमेंट इसको ओन करती है। मेजर स्टेक जो होता है गवर्नमेंट का वो इस बैंक के अंदर होता है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, लाइक इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, और कोई भी स्ट्रिक्टली उसका कोई भी रेगुलेट वो नहीं कर वो गवर्नमेंट का मतलब वो ओन नहीं करती है एक तरीके से बोले तो। फिर उसके बाद जो हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक के, जैसे हम लोग एग्जांपल देखे एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आरआरबी बैंक, फिर इलाहाबाद बैंक, फिर लाइक और भी जम्मू कश्मीर बैंक भी, सारे बैंक्स जितने भी हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक में आ गए। और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं फिर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक और दूसरा जो होता है फॉरेन प्राइवेट बैंक होते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक जो होते हैं, डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक वैसे बैंक होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं विद इन दी बाउंड्री ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो वो जो होते हैं डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक होते हैं। और फॉरेन प्राइवेट बैंक वैसे बैंक जो कि इनका हेडक्वार्टर तो अदर कंट्री में होता है, लेकिन उनका जो होता है मेन ऑपरेशन जो भी है वो हमारे ही कंट्री में उसका प्रेजेंस जो होता है, उनके कुछ बैंक के ब्रांचेस जो होते हैं वो फॉरेन प्राइवेट बैंक के ब्रांचेस इंडिया में होते हैं। तो ये जो हो गया ये फॉरेन प्राइवेट बैंक और डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक हो गए। फिर डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक में यूनिवर्सल प्राइवेट बैंक होता है, डिफरेंशियल बैंक होते हैं, और एक और जो होते हैं वो होते हैं लोकल एरिया बैंक। तो ये 3 जो होते हैं बैंक होते हैं। अगर इसके बारे में भी आप डिस्कशन चाहते हैं तो ये एक लेंथी टॉपिक है इन तीनों के बारे में, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ, इसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो यूनिवर्सल प्राइवेट बैंक वैसे बैंक, तो डिफरेंशियल बैंक जो होते हैं वो वैसे बैंक होते हैं जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट जितने भी ऑनलाइन पेमेंट मोड के जितने भी बैंकिंग है जैसे पेटीएम हो गया इन सबको देखते हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं। और यूनिवर्सल प्राइवेट बैंक वैसे बैंक हो गया जो कि 3 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, होलसेल सर्विसेज एंड रिटेल सर्विसेज। ओके, एंड जो अदर जो यहाँ पे जो है वो नहीं दिख रहा है, वहां पे लिखा हुआ है लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक वैसे बैंक होते हैं जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट में ही उन लोगों को अलाउ होता है कि वो लोग ओपन कर सकते हैं, उसके अलावा वो लोग कहीं पे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। So let's moving forward and let's see the explanation of part of it. So Schedule Bank is a government-owned institution that is listed in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934 to be considered a schedule bank, and bank must have a minimum of 5 lakh in paid up capital and raised fund.
ये मैंने जैसे कि पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीस मिनिमम एटलीस्ट होना चाहिए। और आरबीआई स्केड्यूल 2 के अंदर जो होती है ये बैंक आते हैं 1934 के। नॉन स्केड्यूल बैंक जो कि नॉट लिस्टेड इन द सेकंड स्केड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर जो होते हैं वो नहीं आते हैं, वो इस नॉन स्केड्यूल बैंक हो गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे सेक्टर हो गए जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेट, मतलब वैसे सेक्टर हो गए जो कि रेगुलेट की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनके ऊपर कुछ ना कुछ रेगुलेशन होती है, गवर्नमेंट की हो या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि इनफॉर्मल मनी लेंडर्स, ये सब के बारे में मैंने बताया था, वो हो गया। फिर उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर वैसे बैंक जो कि गवर्नमेंट होल्ड करती है और उनका 50% स्टेक होता है। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है सारे फाइनेंशियल गाइडलाइंस फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सारे सेक्टर ये करती है। एंड जो पब्लिक सेक्टर ऑपरेट अंडर द गवर्नमेंट टू इंस्पायर द ट्रूथ इन ट्रस्ट इन द डिपॉजिटर दैट देयर मनी इज सेफ। और ये पब्लिक सेक्टर बैंक इंश्योर करती है गवर्नमेंट के अंडर आकर के कि लाइक गवर्नमेंट का मतलब कोई भी चीज हो गया कि उसके अंदर ऑथेंटिसिटी ऑलरेडी आ जाती है। इसके अंदर ये ज्यादा रहता है कि यहाँ पे कोई घोटाले नहीं हो सकते और हमारा मनी जो होता है वो सेफ है यहाँ पे, यही जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक बताता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होता है, मेजोरिटी जो होता है, स्टेक जो होता है, वो प्राइवेट ओन्ड कंपनी रहती है, जो कि इंडिविजुअल एक ग्रुप को, इंडिविजुअल ग्रुप हो गया या फिर इंडिविजुअली एक ओन करते हैं, वो जो हो गया प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया। और इसका सेंट्रल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसको जो होती है मैनिपुलेट बोल रही हूँ, इसको रेगुलेट करती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।